जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 18 मार्च 18 अप्रैल एंड आज हमारे पास 5 टॉपिक है जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द जीएस पेपर ऑफ द यूपीएससी एज वेल एज जीएस पेपर ऑफ द स्टेट पीसीएस। पहला जो न्यूज है, सेंटर ट्विक्स द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स फॉर द फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम आई थी लेके, उसके अनुसार अगर कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी चाहती है कि कंट्रीब्यूट करना प्लांटेशन में ऑन द डिग्रेडेड लैंड, तो वो कर सकती थी और बाद में उसका बेनिफिट ले सकती थी, तो उससे उसको क्रेडिट मिलता जितने भी प्लांट होते। तो ये जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट सेक्शन में आएगा और ये मेंस स्पेसिफिक भी है, क्योंकि इससे हमें ये थोड़ा सा होगा कि जो हमारा पॉलिसी है इन्वायरमेंट को लेके, क्योंकि बहुत से एक्टिविस्ट इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आप एक तरीके से जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट होता है, जो एकदम ओरिजिनल फॉरेस्ट होता है, उसको आप डिस्ट्रॉय करके डिग्रेडेड लैंड पे प्लांटेशन करके ट्री का बहाना लेके आप ओवरऑल डिग्रेड करेंगे ओवरऑल इन्वायरमेंटल सिस्टम को। तो देखते हैं ये क्या है। प्रोफेसर जोधका को मैल्कोम एडिसेशिया अवार्ड मिला है। तो ये देखते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट स्टडी है उसके एरिया में मिलता है। तो स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है या यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, उसमें ये पूछा जा सकता है। देन वी हैव द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द हाउ द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट शुड बी कंपनसेटेड। ये मेनली एक केस चल रहा है, उसकी सुनवाई अभी भी चल रही है कंटिन्यूसली। ये केस 2019 से ही चल रहा है। 2021 में इस पे जजमेंट आया था, फिर 2021 के बाद दोबारा इस पे पिटीशन आया, सरकार खुद आई कि जो आपने बैन किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज, ये जो सोलर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो उससे काफी घाटा हो रहा है। क्लाइमेटिक एक्शन का जो हमारा कमिटमेंट है वो नहीं ले पा रहे। तो इसको डीप एनालिसिस करेंगे, काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से, और कुछ जो बेसिक्स है जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, किस एरिया में पाए जाते हैं, तो ये प्रीलिम्स में यूज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज विल बी द रेन शॉक। यहाँ पे बात हो रही कि जो मानसून इस बार का है उस बार सरप्लस डिक्लेयर हुआ है। तो देखते हैं कि क्यों सरप्लस डिक्लेयर हुआ है। इसके अंडर में ला नीना आएगा, जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है वो आएगा, तो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, तो वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑन इंडिया हीट एक्शन प्लान। तो हीट वेव हम देख रहे हैं कि फरवरी से ही इस बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन है हीट एक्शन प्लान, इसको HAP भी कहते हैं, वो किस लेवल पे है, और हीट वेव का जो प्राइमरी डेफिनेशन होता है, जो बेसिक डेफिनेशन होता है, वो प्रीलिम्स में यूज होगा, और हीट डेफिनेशन जो वेव का इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या की है, क्या लैकुना है, वो मेंस में यूज आएगा। तो ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे हम देखेंगे, पहला ही न्यूज है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लेके है कि ईसी हॉल्ट बंगाल गवर्नर्स कूच बिहार ट्रिप ऑन द पोल यू। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब लग जाता है जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देता है कि इस डेट से इलेक्शन स्टार्ट होगा, उसी दिन से हो जाता है, और जिस दिन तक रिजल्ट आता है उस दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की न्यू इनिशिएटिव पे रोक लगा दिया जाता है। इससे ये होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन का डेट आया, गवर्नमेंट एक से एक प्रोजेक्ट कर रही है ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। तो उतने टाइम के लिए गवर्नमेंट को सारे न्यू इनिशिएटिव के लिए आपने अभी तक जो किया किया ठीक है, अब रहने दीजिए, इसके बाद अब आपको नया इनिशिएटिव नहीं लेना है, ताकि जो अपोजिशन है उसको भी बराबर मौका मिले। हमने देखा कि अब जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, उनका ट्रिप को इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा, आप मत जाइए। ओके, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक चीज और जानिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई लॉ बना है, ये एक कन्वेंशन है, और
कुछ इसके प्रोविजन अलाइंड है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो नहीं मेंशन है, ये कोई लॉ भी नहीं है, ये जस्ट कन्वेंशन है। एक तरीके से सारे पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पेक्ट करते हैं, ये ट्रेडिशन है, और दैट्स व्हाई दिस इज कंटिन्यू। इसके खिलाफ FIR रजिस्टर हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट एक्ट्स के अंडर में होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है, नॉट द पेनल नहीं है ये, ओके, पेनाल्टी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज पे है, नो डील ऑन द मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में अगर जो वायलेंस हो रहा है, जो सिविल वॉर चल रहा है, उस पर अगर कोई डील होना हो या कोई पैक्ट बनना हो, जैसे कुकीज जो कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल हैं, वो अलग एक सोवरिन रीजन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सोवरिनिटी ज्यादा दीजिए। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डील हम नहीं करेंगे, और होम मिनिस्टर साहब भी उनके साथ ही हैं, तो उनका भी सपोर्ट है ही है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे, सेंटर एंड स्टेट दोनों जगहों पे। तो ये आप देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, सेंटर ट्विक्स द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स टू फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। व्हाट इज दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? यहाँ से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, सिंपल सी बात है, इसके अंडर में ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है इंडिविजुअल को या कंपनीज को कि जो डिग्रेडेड लैंड है वहां पे आप ट्री प्लांटेशन में हेल्प कीजिए। आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, आप वो पैसा किसको देंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां ट्री लगा देगा। ओके, 2 साल बाद इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE जाएगी और इवेल्युएट करेगी, हाँ पेड़ कंटिन्यूअसली सरवाइव किया है कि नहीं, उस अनुसार वो क्रेडिट देगी। हर एक पेड़ पे, हर एक ट्री पे एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि उस कंपनी के नाम से उतना क्रेडिट होगा, फ्यूचर में अगर उससे कभी किसी फॉरेस्ट्री एरिया की जरूरत है हो और उसको यूज करना है, तो वो इसको रेफर करके वहां जगह ले सकता है। यही मेन क्रिटिसिज्म है कि आप ऐसा जो कंपनीज है उसको मौका दे रहे हैं कि एक जगह वो डिग्रेडेड लैंड पे ट्रीज लगाएं और दूसरी जगह जो ओरिजिनल, जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है उसको आप उजाड़ दें, उसको खत्म कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। यहीं पे गवर्नमेंट ने सफाई दिया कि नहीं, हम इस डिस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे जो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज है उस पे हम थोड़ा भी फोकस नहीं करेंगे, हम डिग्रेडेड लैंड पे ही ज्यादा से ज्यादा ट्री है वही हमारा प्रियोरिटी होगा। ओके, तो यहाँ पे ये है कि विरोध इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इसलिए कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो फॉरेस्ट होता है वो सिर्फ ट्री नहीं होता है, वो एक इकोसिस्टम होता है, उसमें ट्रीज होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज होता है, उस तरीके का सॉइल कंडीशन होता है, चारों तरफ कैनोपीज होते हैं। वो नॉर्मल ट्री लगा देने से वो फॉरेस्ट नहीं बनता है। फॉरेस्ट बनने के लिए 400, 500, हजारों साल लगते हैं, तब एक फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट बनता है। ऐसा नहीं सिर्फ आपने ट्री लगा दिया कहीं पे भी तो वो फॉरेस्ट हो गया, नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। फॉरेस्ट का जो ओवरऑल डेवलपमेंट इवोल्यूशन होता है उसमें टाइम लगता है। तो यही अब चीजें हैं। अब वो क्रेडिट लेके दूसरा चीज वो यूज कर सकते हैं कि जो अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसमें इसकी फंडिंग करवा सकते हैं। और ये जो टोटल प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में हो रही है। ओके, अभी तक हमने देखा है कि टोटल 13 स्टेट ने ऑफर किया है, नियर अबाउट 387 लैंड पार्सल, और ये टोटल एरिया जो इस लैंड का है 10,983 हेक्टेयर। तो ये अभी तक हमने देखा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, कैंपेनिंग इन फॉर द 102 सीट्स इनटू द फर्स्ट फेज ऑफ द पोल शेड्यूल्ड फॉर द टुमारो। कल जो 19 अप्रैल है, पहला फेज जो हमारा 18th लोकसभा इलेक्शन का है वो कल वोटिंग होगी। उसके लिए जो कैंपेनिंग है वो रूल के अनुसार जो इंड टाइमिंग है उससे 48 घंटा पहले इसको स्टॉप किया जाता है। कैंपेनिंग जो चिल्लाहट होती है, जो इतनी शोरगुल होती है, उसको रोक दिया जाता है। अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 48 आवर्स, कल सुबह 8 बजे से हो जाएगा स्टार्ट इलेक्शन। ओके, कल है 19 और 19 को 8 AM से हो जाता है, तो 48 आवर्स का मतलब 24 आवर्स वन डे,
24 आवर्स, तो ये 19 को, तो ये 18 और ये 17 को 8 बजे सुबह हो जाना चाहिए। लेकिन 17 को 8 बजे सुबह नहीं था, ये 5 बजे शाम से इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। क्यों? क्योंकि हम इंड टाइमिंग लेते हैं। 8 से 5 की जो नॉर्मल टाइमिंग होती है ये होती है 5 से 6। तो ये जो कैंपेनिंग बंद हो जाती है वो 48 घंटा पहले होती है फ्रॉम द टाइम स्केड्यूल टू ओवर द, जब इंड टाइमिंग होती है इलेक्शन का, उससे लिया जाता है। तो इस पे थोड़ा सा क्लियर रहिएगा, ये क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है प्रोफेसर जोधका गेट मैल्कम एडिसेशिया अवार्ड। मैल्कम एडिसेशिया अवार्ड जो दिया जाता है वो जो डेवलपमेंट स्टडीज है उसके एरिया में दिया जाता है, और एक एजुकेटर एंड इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था मैल्कम एडिसेशिया, डॉक्टर मैल्कम एस एडिसेशिया। ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेटर थे, इनके नाम पे होता है। ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को भी रहे हैं, और ये जो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज है उसके ये फाउंडर भी रहे हैं। इस बार जो दिया गया है वो सुरिंदर एस जोधका, जो प्रोफेसर है जेएनयू के सोशल साइंस स्टडीज के, एंड अजीम प्रेम जी के विकास कुमार को, ये जो यंगेस्ट अवार्ड होती है जो 45 ईयर से कम एज के लिए दिया जाता है, वो एलिजाबेथ एडिसेशिया अवार्ड दिया गया है, दूसरा जो अवार्ड है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द एडिटोरियल, ग्रेट इंडियन बोस्टोर्ड एंड क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्डिक्ट को का जो केस है उसका नाम है रंजीत सिंह एंड ओदोस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये फाइल हुआ था 2019 में। क्या मामला था? मामला ये था कि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे वो गए थे, वो कहते कि जो ट्रांसमिशन लाइन लगाई जा रही है गुजरात एंड राजस्थान में, पर्टिकुलरली इन दो एरिया जहाँ के पे सोलर पावर प्लांट आप लगा रहे हैं और विंड पावर प्लांट लगा रहे हैं, और वो काफी हाई वोल्टेज के हैं, और उस एरिया में जो बस्टर्ड हैं, इंडियन ग्रेट बस्टर्ड, उनका डेथ हो रहा है क्योंकि वो कोलाइड करते हैं और गिर के वो मर जाते हैं। यहाँ पे एक सीन है, आप देखिएगा ये पिक्चर, ये जैसे एक होता है जो ट्रांसमिशन लाइंस है, ये इंडियन बस्टर्ड उड़ रहे हैं, अब टकराए और टकराने के बाद ये नीचे गिर के इनका डेथ हो गया। ये माना जा रहा था ये रीजन है, सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट 2021 में टोटल बैन कर दिया कि ये जो आप ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं वो एक तो आप बंद कीजिए, अब नहीं बनेगा, और दूसरी चीज है गवर्नमेंट से बोला कि जितने भी है ऊपर ट्रांसमिशन लाइन है उसको आप अंडरग्राउंड कराइए। अब दिक्कत ये है कि ये काफी टफ का टास्क है, और ये इतना इजी नहीं है कि आप अंडरग्राउंड करा सकते हैं। थ्योरेटिकली इजी लग रहा है, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट फिर पहुंच गई, यूनियन गवर्नमेंट पहुंच गई फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास, बोला कि आप क्या मतलब ये क्या कर दिया आपने, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसी के कारण हम जो फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल का हमारा कमिटमेंट है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम चाहते हैं अचीव करना। इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो हम करें। फिर हमारा ये भी टारगेट है कि नॉन जो फॉसिल फ्यूल है उसको रिप्लेस किया जाए नॉन फॉसिल फ्यूल से, और उसमें सोलर एनर्जी नियर अबाउट हाफ ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल का जो टारगेट है 500 जीबी है, उसमें से 280 जीबी जो है वो हम सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब सरकार पहुंच गई कही कि अरे सरकार, अब हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि प्लीज ऐसा कीजिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम पूरा कर सकें। क्लाइमेट आप एक तरीके से ठीक है, आपने तो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड के बचाने की बात कर रहे हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो सबसे वेट वाला बर्ड है जो फ्लाई करता है वो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है। उनकी जो संख्या है अभी सिर्फ 100 के आसपास है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और वो मैक्सिमम जो फील्ड वाले एरिया होते हैं, प्लेन है जहाँ पे क्रॉप होता है, सीरियल्स होता है, उस एरिया में है, और राजस्थान एंड गुजरात के पार्ट में मैक्सिमम इनका प्रेजेंस है, एंड वेस्टर्न यूपी तक। ठीक है, अभी तो 80-90 है, तो कहीं कहीं बचे हैं कुछ, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सिर्फ हम फोटो में देखेंगे ऐसे। अब ये है कि इनका बोलना है, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि इनसे कोलाइड होके इनका डेथ हो रहा है, लेकिन और भी रीजन है जिसकी आप बात नहीं कर रहे हैं कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, प्रीडेशन हो रहा है, इनका जो शिकारी है वो शिकार कर रहे हैं,
प्रीडेटर्स हैं वो प्रीडेट कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम कुछ और भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है इनकी, तो उन्होंने एक कमिटी बैठाई है, कमिटी से बोला है कि एसेस करके बताइए कि क्या ये ट्रांसमिशन लाइन को कंटिन्यू किया जाए, अगर किया जाए तो इनको इस सर्वाइवल का जो कंडीशन है इंडियन ग्रिड बस्टर्ड का वो कैसे किया जाए। ओके, इसी जजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट भी इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है फंडामेंटल राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसको बेसिस बनाया है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 21 एंड दूसरा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 21 लाइफ राइट टू लाइफ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द थ्रेट पोज्ड बाय द इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज टू बी एंजॉयमेंट ऑफ द राइट टू लाइफ, जो हमारा हेल्दी लाइफ है वो हम नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। और उन्होंने आर्टिकल 14 लाया, कहा कि डिस्प्रपोर्शनेट वल्नरेबिलिटी है जो कि वीकर सेक्शन है, कुछ सेक्शंस जिसके पास फैन करने खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। जो आप वर्कर सोचिए जो फील्ड में काम कर रहे हैं इतने धूप में, उनकी क्या स्थिति है। जो लोग ऑफिस में एसी में काम कर रहे हैं उनकी तो ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्प्रपोर्शनेट वल्नरेबिलिटी है। जो लोग अगर अपना शिफ्ट कर जाए सी जो कोस्टल एरिया से ऊंचे जगहों पे, वहां पे तो सही है, लेकिन जो लोग कर ही नहीं पाए, उनके पास क्षमता ही नहीं, उनके लिए तो पूरी सब कुछ घर बार उनकी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो गई ना। तो आर्टिकल 14 भी तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। तो इसको लेके इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। लेकिन इन्होंने इसको जो इस लॉ को, इस फंडामेंटल जो हमारा राइट्स है उसको बाइंडिंग नहीं बनाया अभी तक। सिर्फ इसको इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अपने अपनी जितनी भी पॉलिसी है उसको फॉलो करेगी। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन बोला है कि फंडामेंटल राइट्स में ये इंक्लूड होगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आप कहेंगे बाइंडिंग है, तो यस, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको बाइंडिंग भी कर सकती है जरूरत पड़े तो, लेकिन अभी बोला है कि अभी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में रखेगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। यहाँ पे तब राइटर बोल रहे हैं कि सरकार जाके बोल रही है कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से बोल रही है कि ठीक है ह्यूमन को घाटा है, जो आप एक्शन प्लान ले रहे हैं तो उसमें क्लाइमेट एक्शन प्लान जो आप कह रहे हैं वो ह्यूमन को लेके कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नॉन ह्यूमन को लीजिए तो उसमें तो बस्टर्ड भी आ जाएगा ना, उसमें तो और भी स्पीसीज आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिप्लेसमेंट है फॉर द नॉन फॉसिल फ्यूल ऑफ दिस विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, उसका भी अल्टरनेटिव आप ढूंढ सकते हैं, और तब जाके असली आप जुडिशियली जो जस्टिस कर सकते हैं वो जस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि यहाँ पे पहली बार होगा जब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नॉन ह्यूमन को कंसीडर करके ये अपना ले, then it will be the articulation of more reflexive and the inclusive climate right. This is all about from this news article. This is the main part of the analysis. जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर करेंगे वो अगेन एडिटोरियल से है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द रेन शॉक, इंडियाज मस्ट अकाउंट फॉर द स्ट्रॉन्गर मानसून वाइल सोइंग। तो यहाँ पे जो IMD का अभी फॉरकास्टिंग आया है कि जो हमारा सरप्लस रेनफॉल होगा इन दिस मानसून। क्यों सरप्लस होगा, उसके दो रीजन है, एक तो ये लॉनिनो ईयर होगा, लॉनिना ईयर, एंड सेकेंड ये जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल पाया जा रहा है। तो व्हाट इज दिस, यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, और इसका मेन एरिया है वेदर फॉरकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड सेस्मोलॉजी। इस सब पे ये फोरकास्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है, और इस पे जितने भी प्रिवेंटिव मेजर है वो भी वार्निंग से लेके सब कुछ देता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली लोधी गार्डन पे है, इतना आप जान जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो IMD का प्रिडिक्शन है 6% सरप्लस होगा, और नॉर्मल जो रेनफॉल होती है वो 87 सेंटीमीटर का हमारा होता है। तो इससे के बाद 6% और आएगा। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो रीजन यहाँ पे बता दिया गया क्यों है। दूसरी चीज यहाँ पे जो राइटर बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेनफॉल ज्यादा आएगा, अच्छी बात है,
जो सोइंग पैटर्न है बेटर हो सकती है। जो रेन फेड एरिया है उनको इरिगेशन की कम जरूरत होगी, यहाँ तक कि रेन से ही सब कुछ फुलफिल होगा। कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि निगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि फ्लड कंडीशन भी हो सकता है। 2008 में ये कंडीशन हमने देखा है। तो इन्होंने कहा है कि पहले से ही फ्लड के लिए तैयार रहना स्टेट को जरूरी है। अपने जो डैम्स है, रिजर्वायर है, डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स है, सबको रिवाइज कीजिए, तैयार रखिए, ताकि अगर डिस्ट्रेस कंडीशन में ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो यू कैन डू द इमीडिएट एक्शन। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जो अभी हमारा फोरकास्टिंग है एग्जैक्ट, आप जल्दी से जल्दी इसको बेटर रूप से फोरकास्ट कीजिए, फार्मर्स तक जाए, फार्मर्स अपना पैटर्न भी जो सोविंग का है उसी अनुसार फॉलो करें। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जो मानसून है वो लास्ट 2 मंथ ज्यादा आएगा, और जो इनिशियल 2 मंथ है वो नॉर्मल होगा या एरिड होगा। जो मानसून का मंथ होता है कब से स्टार्ट हो जाता है? जून टू सितंबर। तो जून एंड जुलाई वाला नॉर्मल है। जो ज्यादा रेनफॉल है वो किस में आने वाला है? इनटू द अगस्त एंड सितंबर। और ऐसा ही कंडीशन 2018 जो फ्लड था उसके केस में हुआ था। तो अभी हमें बच के रहने की जरूरत है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। अगेन इट इज फ्रॉम द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इन्होंने कहा है कि ऑन इंडिया हीट एक्शन प्लान, जो अभी कंटिन्यूअसली फोरकास्टिंग हो रही है IMD की तरफ से हीट वेव को लेकर। व्हाट इज द हीट वेव? इसका इन्होंने काफी अच्छे से डिफिनीशन दिया है। IMD ही हीट वेव का डिफिनीशन देती है। ये देखिएगा, अल नीनो कंडीशन को समझाया गया। अल नीनो कंडीशन क्या होता है, ला नीना कंडीशन क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था। अल नीना कंडीशन ये होता है कि ये जो कोस्टल पार्ट है पेरू का, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये पेरू है, और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में कोल्ड ओशन करंट फ्लो करता है। कोल्ड ओशन फ्लो एक करंट के कारण जो प्रेशर होता है कंटिन्यूअसली हाई टू लो इधर आता है। ऐसे कंडीशन में जो इंडिया की तरफ जो पैटर्न होता है रेनफॉल का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो विंड होती है उसमें डिक्रीज फॉल हो जाती है, और दैट्स व्हाई देयर विल बी द ड्रॉट कंडीशन इनटू द इंडिया। उसका जस्ट रिवर्स कंडीशन होता है, ये अल नीना कंडीशन है। लॉ नीना इसका रिवर्स कंडीशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल कोल्ड करंट यहाँ पे बह रहा होता है वो रिप्लेस हो जाता है ज्यादा कूलर करंट से, और ज्यादा कूल करंट होगा तो कंटिन्यूअसली इधर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा। इन दैट कंडीशन जो इंडियन सब कंटिनेंट है वहां पे रेनफॉल हाई की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और रेनफॉल हाई होती है। तो अभी हमारे वहां लॉ नीना कंडीशन होता आने की संभावना है। ओके, जो इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल है कि 2 पोल होगा इंडिया के दोनों तरफ इंडियन ओशन में। तो ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप यहाँ पे दिया हुआ है। ये इंडियन ओशन इसके नीचे है। तो ये है ईस्टर्न इंडियन ओशन, ये है वेस्टर्न इंडियन ओशन। जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है उस कंडीशन में इस एरिया में टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठंड वाला होगा, कूलर देन द नॉर्मल, और इधर वार्मर होगा, गर्म होगा। ऐसे कंडीशन में है, अगर ये वार्म कंडीशन है ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी जो एयर होगा, और यहाँ पे आके वो ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल होगा। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ऐसे कंडीशन में ये सपोर्ट कर देते हैं जो अभी हम केस देख रहे थे लॉ नीना के कंडीशन में। लॉ नीना और ये मिलके ज्यादा रेनफॉल के चांसेज होती है। ओके, अब हीट वेव का जो डिफिनीशन IMD देती है वो बोलते हैं कि प्लेन के लिए अलग है, कोस्टल एरिया के लिए अलग है, और हिली एरिया के लिए अलग है। जो प्लेन एरिया है उस पे अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर जाएगी तो उसको हम मानते हैं कि वो हीट वेव कंडीशन आ गया है। ओके, कोस्टल एरिया में ये 37 डिग्री होती है, और जो हिली एरिया होती है वहां पे 30 डिग्री हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन है। ओके, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन से डेविएशन देखती है, कि नॉर्मल टेम्परेचर जैसे अगर मार्च का किसी एरिया में, मानता हूँ गोरखपुर का जो एरिया है यहाँ पे हम मानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर मार्च में 30 डिग्री रहती है, पर किसी साल ये एक 36 डिग्री चली गई, और ये 2 दिन से ज्यादा ऐसा देखा गया। या इंडिया के जो गोरखपुर के आसपास के जो 2 स्टेशन है वहां पे पाया गया एक ही दिन में। ऐसे कंडीशन में हम इसको हीट वेव को डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो डेविएशन होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन से 4.5 to 6.4। ओके, और ये हमें
2 से या 2 एटलीस्ट 2 स्टेशन और द कंजिक्यूटिव 2 डेज, ये कंडीशन होना चाहिए। एक एक्सट्रीम कंडीशन होता है जो किसी भी रीजन में कहीं भी किसी भी कंडीशन में उसको डिक्लेयर कर देंगे हीट वेव है। ये कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा पार कर गया तो हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और ये अगर 47 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो इसको सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, यहाँ पे फिर बात होती है कि ये कैसे इसकी प्लानिंग होती है। जो हीट एक्शन प्लान है वो हम देखते हैं कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल पे अलग अलग देखा जाता है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर जगहों पे ये जो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड आईएमडी कोलैबोरेट करके ये प्लान बनाती है और इसको डिसेमिनेट करती है। ओके, मेन जो काम है इसके अंडर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी चीज का या किसी भी डिजास्टर कंडीशन में क्या होता है? अर्ली वार्निंग एंड फॉरकास्टिंग। पहले ही बता दिया जाए कि हीट वेव आने वाला है, लोग घर से बाहर ही न जाएं, स्कूल्स बंद हो जाएं, ऑफिस बंद हो जाए, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर होती है, पहले ही इसका जो अटैक होता है या इसका जो इम्पैक्ट होता है उससे बचा लिया जाता है। सबसे पहला ये हो गया। दूसरी चीज ये होता है कि लोगों को एजुकेट करें, कि पहले हमने तो बता दिया हीट वेव है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं हीट वेव क्या होता है, उसमें क्या करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एजुकेट करते हैं कि हीट वेव ये होता है और ये होने पे आपको ये करना होता है। जैसे आपको पानी ज्यादा पीना होगा, बाहर नहीं निकलना होगा जब से बहुत जरूरी काम ना हो, और आपको जहां पे भी हो आपको कोशिश करना होगा कि हीट स्ट्रोक लगे तो आपको फर्स्ट हैंड जो रिस्पॉन्स होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन जो हो गया अगर, तो ऐसे कंडीशन में आपको लेमन वाटर और समथिंग लाइक दैट ऑलरेडी, जैसे ओआरएस का आप पिला सकते हैं। ओके, सो दीज आर द कंडीशन। ओके, तीसरी चीज जो है स्टेब्लिश हीट शेल्टर एंड कूलिंग सेंटर। जगह जगह पे लोग अगर गर्मी से थक जाते हैं तो वहां पे शेल्टर होना चाहिए कि जाके थोड़ा आराम कर ले, फिर जाके वो जाए। कंटिन्यूअसली हीट वेव का अटैक होगा, हीट स्ट्रोक लग जाएगा। ओके, फिर हम क्या कहते हैं कि प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर एंड द प्रिवेंटिव डिहाइड्रेशन। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल है उनको बोल देते हैं आप तैयार रहिए, उनके जो मेडिकल स्टाफ है उनको हम ट्रेन करते हैं, हेल्थ वर्कर को पहले से ही तैयार रखते हैं। एंड वी ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्ग टर्म मेजर्स, जैसे अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी हो गई कि जो बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी होती है वो जो हीट जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस करने वाली, जो रूफ टॉप होता है उसकी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएं कि कम से कम वो हीट एब्जॉर्ब करे एंड कूलिंग ज्यादा करे, जो सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो। ओके, एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एमॉन्ग द डिफरेंट स्टेक होल्डर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गया, इन सब का कोलैबोरेशन होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग अंडर दिस। ओके, बिसाइड दैट व्हाट वी नीड फैक्टर्स सच एज द अर्बन हीट लैंड, रूफ टाइपिंग एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वाटर ग्रीन एरिया। ये सब की तो बात हो ही गई है। द स्कोप ऑफ द हीट वेव शुड बी एक्सपेंडेड टू द ह्यूमिड हीट एंड द वार्म नाइट्स। यहाँ पे हमने देखा है कि अभी तक जो हीट वेव का जो डेफिनेशन है काफी नैरो है, सिर्फ हम कहते हैं कि टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी को देख ही नहीं रहे। ह्यूमिडिटी से भी काफी इंपैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं राइटर कह रहे हैं कि हमें जो ह्यूमिडिटी का इंपैक्ट होता है उसको भी लेना चाहिए और डिफरेंट अदर फैक्टर्स को भी लेना चाहिए, और एक जो हीट इंडेक्स होता है उसको डेवलप करना चाहिए, एंड इट शुड इंक्लूड द मल्टीपल फैक्टर्स बियॉन्ड द टेम्परेचर। ओके, लास्ट में इन्होंने कह रहे हैं कि एक चीज और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल हम बात करते हैं कि जो हॉट स्पॉट मैपिंग करनी चाहिए, कि जहां पे आपको ऐसा लगे कि इस एरिया में हीट वेव के ज्यादा चांस होते हैं, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड्स होते हैं। अर्बन हीट आइलैंड का क्या होता है कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है आजकल शहरों में, और कॉन्क्रीट का जो प्रॉपर्टी होता है वो सनलाइट जो सोलर एनर्जी है ज्यादा और एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो कूलिंग इफेक्ट भी लाते हैं। लेकिन हम जब कंक्रीट देखते हैं तो वहां पे देखिएगा कि अगर आपको पैदल कभी किसी जहाँ पे प्लास्टर हो, जहाँ पे सीमेंटेड एरिया हो, वहां पे चलने में आपके पैर जलने लगेंगे। लेकिन वही आप जहाँ पे जमीन हो नॉर्मल और जहाँ पे पेड़ पौधे हो वहां पे आप आराम से बिना चप्पल के, बिना जूतों के, नंगे पैर आप चल सकते हैं। ये कंडीशन को हीट कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण ही होता है कि हीट ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में आप देखिएगा जो शहर के जहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन ज्यादा है, जैसे आप दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है उस पर चले जाए, उस एरिया में देखिएगा केवल कॉन्क्रीट है।
तो उस एरिया में ज्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर नियर अबाउट 4 डिग्री 5 डिग्री ज्यादा होगी। और उसी के थोड़े दूर 8-10 किलोमीटर बाहर जहां से थोड़ा सा गांव एरिया स्टार्ट हो, वहां पे जाइए जहां पेड़ पौधे ज्यादा हो, वहां पे थोड़ा कूलिंग सा होगा। तो इस एरिया को जहां पे कंक्रीट है, जहां पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है आसपास से, उसको हीट आइलैंड कहते हैं। तो ऐसे को हम हॉट स्पॉट मैपिंग कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हम प्रियोरिटाइजेशन दे सकते हैं जो वल्नरेबल सेक्शन होता है, जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं उन लोगों को के लिए ज्यादा हम व्यवस्था कर सकते हैं। देखते हैं आप उनकी कंडीशन, जो खेत में काम कर रहे हैं उनकी भी कंडीशन काफी होती है, धूप डायरेक्ट लगती है। खेत में ठीक है, पेड़ पौधे ऐसा नहीं है कि हर जगह है, कहीं कहीं खेत में खाली खाली होता है, जो प्लेन एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया की बात नहीं करता हूँ। ओके, अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजटरी प्रोविजन भी होनी चाहिए डेडिकेटेड, एंड डायलॉग बिटवीन द स्टेट सिविल सोसाइटी एंड द वर्कर्स यूनियन, ताकि जो हम एक साथ एक दूसरे की दिक्कत जाने और प्लानिंग करें, ताकि इम्पैक्टफुल हो, जो नीड हो उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्लान बनाए, सिविल सोसाइटी हेल्प करे एंड वर्कर्स यूनियन उसमें असिस्ट करे। ये हमें ओवरऑल प्लानिंग करनी है। दिस इज द होलिस्टिक डिस्कशन ऑन द हीट वेव। Let's start solving some of the question from the prelims। जो टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किया उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैल्कम एडिसेशिया अवार्ड इज कॉन्फर्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल वर्क, डेवलपमेंटल स्टडीज एंड क्लासिकल इंडियन डांस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हमने देखा है कि डेवलपमेंटल स्टडीज से ही रिलेटेड होती है। एक तो यंग को मिलती है जो 45 ईयर से कम के हो, और एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को लेके मिलती है। तो यू शुड नो। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैल्कम एडिसेशिया अवार्ड। इट्स carries a cash prize and a citation. It is awarded only to the Indian citizens. Which of the above statement is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two। यहाँ पे देखिएगा कि पहला तो ठीक है, कैश अवार्ड भी है, साइटेशन भी है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि वनली टू द इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे नहीं है, ये तो फॉरेनर्स के लिए ओपन है, सबके लिए, तो कहीं ना कहीं वनली वन, ए करेक्ट। The National Agroforestry Policy 2014 aims to increase tree cover outside conventional forest in India for which of the following region? Enhance livelihood opportunity for the rural communities, improve ecological stability and resilience, third, increase domestic timber production। तो हमने देखा है कि जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी थी वो ये एम कर रही थी कि जो फार्मर्स हैं उनके भी इनकम बढ़ाया जाए, उनको भी इनहेंस किया जाए, तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इनहेंस करने की बात हुई थी। इन्होंने ये भी बात किया है कि जो टिम्बर इंडस्ट्री है उसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो यहाँ पे इसकी भी बात हुई है। और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन साथ साथ होता रहे, तो उन्होंने स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस की बात तो कही है। तो ये डी हो गया, तीनों सही है। Question number 4, which of the following phenomena is associated with the cooling of the stone equatorial Pacific Ocean? El Nino, La Nina, positive Indian ocean dipole, negative Indian ocean dipole। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि which of phenomena is associated with the cooling of the stone equatorial Pacific Ocean। यहाँ पे cooling हो रही है, और इक्वेटोरियल, स्टोन इक्वेटोरियल पैसिफिक का मतलब ये पेरुवियन एरिया की बात हो रही है, और कूलिंग है तो ला नीना है। अगर इसको वार्मिंग होती तो ये अल नीना हो जाती। लास्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian Ocean dipole, consider following statements. A positive IOD event is characterized by the cooler than the average sea surface temperatures in the Western Indian Ocean. Second, a positive IOD event can lead to increased rainfall over the parts of the India. Which of the above statement is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two। यहाँ पे देखा जाए कि positive IOD events is characterized by the cooler than the average sea surface into the Western Indian Ocean। यहाँ पे है कि स्टोन था, not the Western। And a positive IOD event lead to the increased rainfall over the part of India। तो ये भी सही है, ये सही है, और ये गलत हो गया, तो B only। So the correct answer will be 2 only, B। So this is all about from the today's news analysis। यहाँ पे हम अपना जो एनालिसिस है यहीं पे समाप्त करेंगे। जितने भी रेलिवेंट न्यूज थे आज के हमने उसको कवर किया, डिटेल में कवर किया। उससे रिलेटेड जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते थे वो भी हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।